हेलो फ्रेंड्स, आज से हम द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के विषय में आपको जानकारी देंगे। आज इसका ये पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में आता है धारा 1। तो धारा 1 जो है क्या बताता है, टाइटल नेम बताता है। तो इस अधिनियम का जो नाम है वो अधिनियम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, और ये जुलाई की प्रथम दिन 1882 से प्रबंध होगा लागू। इस एक्ट में टोटल 129 धाराएं हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं कि अंतरण मतलब कन्वेंस जो होता है, मतलब संपत्ति अंतरण अधिनियम की व्यवस्था जो है, अरेंजमेंट जो है, अंतरण जो है, वो दो प्रकार से किया गया। पहला है पक्षों द्वारा, मतलब पार्टीज द्वारा, बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, और दूसरा है विधि द्वारा। पहला पार्टीज द्वारा और दूसरा विधि द्वारा। तो विधि द्वारा में देखिए किसके द्वारा, उत्तराधिकार, कुर्की, नीलामी, दिवालियापन, इनमें से यह अधिनियम लागू नहीं होता। विधि द्वारा उत्तराधिकार, कुर्की, नीलामी या दिवालियापन, इनमें से यह अधिनियम लागू नहीं होता। अब जो एक्ट ऑफ पार्टीज है, ये जीवित व्यक्तियों द्वारा जीवित व्यक्तियों को अंतरण है। दूसरा, मृतक की संपत्ति का जीवित व्यक्तियों का अंतरण। अब जैसे अगर कोई मर जाता है तो उसकी संपत्ति का अंतरण उसके जीवित व्यक्ति को दिया जाए, या जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, मृतक व्यक्ति की संपत्ति जीवित व्यक्ति को जब अंतरण होती है तो दो तरीके से होती है। पहला वसीयती अंतरण, विल के द्वारा, और दूसरा निर्वसियत अंतरण। वसीयत मतलब टेस्टेमेरी विल और इंटेस्टेज विल, टेस्टेमेरी विल और इंटेस्टेज विल। ठीक है, अब ये जो निर्वसियत अंतरण है, मतलब इंटेस्टेज विल है, ये आपकी चार प्रकार की है। एक पहला है भारतीय उत्तराधिकार, इंडियन सक्सेशन एक्ट, धारा 57 से 191, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक्ट 30, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम धारा 169, 171, 172, मुस्लिम विधि, अन्य स्वीय विधि मतलब पर्सनल लॉज एंड हिंदू लॉज। अब जो जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण है वो धारा 1 से 4 और पहले चैप्टर में, और चैप्टर 2 में धारा 5 से 37, 122 से 137, एवं और दावों का जो अंतरण है वो चैप्टर 7 में 130 से 137 संपत्ति में है, जिसमें विक्रय है, बंधक एवं प्रभार है, पट्टा है, विनिमय है और दान है। ठीक है, तो इस तरह से संपत्ति अधिनियम को कई पार्ट में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमको कुछ चीज़, अब जैसे संपत्ति किसे कहते हैं, तो संपत्ति देखिए दो टाइप की होती है, एक चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति। अब इसमें हमको थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा कि चल संपत्ति में क्या क्या है और अचल संपत्ति में क्या क्या। ठीक है, इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। तो इसमें देखिए, अब जो सेक्शन 2 है वो है अधिनियमों का निरसन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आता है धारा 3 निर्वाचन खंड, मतलब डेफिनेशन क्लॉज आता है। तो इसमें हमको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे की जानकारी ले पाएंगे। तो सबसे पहला आता है स्थावर संपत्ति क्या होती है। तो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें या घास नहीं आती। ठीक है, अब कास्ट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर लिखत का मतलब क्या है, जो लिखा हुआ है। रजिस्ट्रीकृत का मतलब हुआ जो विधि के द्वारा रजिस्ट्री की गई है, जो कानून के द्वारा रजिस्ट्री की गई। फिर आता है भूबद्ध। तो भूबद्ध तीन चीज़ है, जैसे भूमि में मूलित, भूमि में निविष्ट। तो भूमि में मूलित कौन सा है, पेड़ और झाड़ियाँ हैं। भूमित से निविष्ट क्या है, जैसे भित्तियाँ और निर्माण है। अब आता है इसमें अनियोज्य दावे क्या होता है। संपत्ति के बंधक द्वारा या जगम संपत्ति के अंडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूति ऋण से भिन्न किसी ऋण का या उस जगम संपत्ति का जो दावेदार के वास्तविक और अनैतिक कब्जे में नहीं है, लाभप्रद हित का ऐसा दावा प्रेरित है जिसमें सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार धन प्राप्त करने वाला मानता हो, चाहे ऐसा ऋण या लाभप्रद हित वर्तमान पूर्वोद्भवन से शर्त और समर्थित हो। कहने का मतलब है कि जो दावेदार
उस संपत्ति का वास्तविक कब्जेदार नहीं है, उसको है, अब उसकी संपत्ति का जो दावा करता है उसको अनियोज्य दावा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अचल संपत्ति क्या है। अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इधर से उधर नहीं जा सकती। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, वो इमूवेबल है। और मूवेबल मतलब जिसको आप ले जा सकते हैं उसको चल संपत्ति। चल मतलब चलना, अचल मतलब मत चलना। लेकिन अब इसमें ध्यान है कि जो घास है वो चल संपत्ति में आता है, क्योंकि उसको घास को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर गाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं और आपको जानकारी दूंगा। अब जैसे भारत में अचल संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम रजिस्ट्रेशन एक्ट व जनरल क्लॉजेज एक्ट में परिभाषित है। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहला हमने आपको बताया खड़ा कास्ट क्या किसे कहते हैं। खड़ा कास्ट जो होते हैं वो खड़े हुए हरे भरे वृक्ष अचल संपत्ति ही होते हैं, अचल संपत्ति होते हैं। परंतु खड़े कास्ट इस सिद्धांत के अपवाद है। खड़े कास्ट का अर्थ है ऐसे वृक्ष या वृक्ष वर्ग से जिन्हें हरे भरे रहते हुए उनका उपयोग उस मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें बोया या लगाया गया। ऐसे हरे भरे वृक्ष जिनको किसी उद्देश्य के लिए नहीं लगाया गया था, जैसे आम नहीं हो सकता क्योंकि आम एक उद्देश्य से होता है, व्यापार करने के लिए होता है, खाने के लिए होता है, तो ये अचल संपत्ति में होता है। उनका प्रयोग कट जाने पर ही संभव होता है, मतलब उन पेड़ों का प्रयोग कट जाने पर ही संभव होता है। इस भाव में ऐसी कोटि के ही वृक्ष शामिल होंगे जिनकी उपयोगिता प्रमुखतः भवन निर्माण के लिए, इमारती लकड़ियों को देने के लिए, घर की मरम्मत, फर्नीचर, नौका निर्माण, जलाने के लिए, लकड़ी, कोयला आदि के रूप में ही होती है। ऐसे वृक्षों को खड़ा कास्ट बोला जाता है। ठीक है, जिनका उपयोग मूल उद्देश्य का नहीं होता, इनका उपयोग निर्माण के लिए होता है। अब देखिए इमारती लकड़ी के वृक्ष में देखिए अब खड़ा कास्ट में कौन कौन से पौधे आते हैं। सांगवन है, साल है, चंदन है। ठीक है, ये सब सारे पेड़ आते हैं। अब जैसे कोई तना खड़ा कास्ट है या फलदार वृक्ष, कोई तना खड़ा कास्ट है या फलदार वृक्ष, ये उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि तना किस पेड़ का है, इसको लगाने का उद्देश्य क्या है, इसका मूल उपयोग है। अब कोई तना खड़ा कास्ट है या फलदार वृक्ष, इसका उपयोग तभी पता चलेगा कि हम उसे पता लगाएं कि ये इसका मूल उद्देश्य क्या है। इमारती लकड़ियाँ मतलब इमारत बनाने के लिए है या फर्नीचर बनाने के लिए है, कि इसका कोई फल वाले वृक्ष से मतलब। ठीक, अब आता है इसमें उगली फसलें, उगती फसलें। उगती फसलें क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ये एक चल संपत्ति। इस वर्ग में गेहूं, चना, अरहर, धान आदि अनाज के पौधे, सब्जी जैसे बैंगन, मिर्चा, टमाटर आदि के पौधे, पान की लताएं, गन्ना आदि के पौधे आते हैं जिनकी उपज से पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इनके अतिरिक्त ऐसे पौधे उगती फसलें में शामिल हैं जिनमें फल, फूल, पत्ती, छाल या जड़ों के प्रयोग के लिए उन्हें लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको चल संपत्ति कहते हैं। अब घास एक चल संपत्ति है, मैंने आपको बताया कि इसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। घास का प्रयोग जमीन से बिना निकाले ही संभव है, जैसे चारागाह के रूप में, फिर भी अधिनियम के अनुसार इसे चल संपत्ति ही माना जाता है। घास को चल संपत्ति माना जाता है। घास की एकमात्र उपयोगिता चारे के रूप में ही है, जिससे पृथक घास की अपनी कोई स्थिति ही है ही नहीं। इस अधिनियम की धारा 2 का 9 चल संपत्ति का विवरण देती है। धारा 2 का 9 जो हम आपको बताएंगे वो चल संपत्ति का विवरण देती है। अब अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल है? भूमि, भूमि से होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएं, जैसे लैंड, भूमि अचल संपत्ति है। अब भूमि से होने वाले फायदे कौन से हैं? भूमि से होने वाले फायदे जैसे मकान बनवा दिया, किराए पे उठा दिया तो उससे किराया आ रहा है, ये भूमि से होने वाले फायदे हैं। ठीक, अब भूमि से संलग्न वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जिसकी जड़ें जमीन में हो, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जैसे पेड़, झाड़ी, लट्टे, ये सब, ये तब ये अचल संपत्ति नहीं रह जाते। इसी आधार पर शीशम, सागवान और बबूल के वृक्ष अचल संपत्ति नहीं माने जाते। इसके अतिरिक्त फलदारी वृक्ष जिनके स्थायी रूप से खड़े रहने का उद्देश्य होता है अचल संपत्ति माने जाते हैं, जैसे आम का वृक्ष, कटहल, महुआ, जामुन के पेड़ आदि। ठीक है, अब किसकी नींव जमीन में हो? दीवाल, मकान या कुआं आदि। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी नींव जमीन में होते हुए भी अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती, यदि उनका उद्देश्य स्थायी रूप से जमीन में रहने का नहीं है, जैसे जहाज का लंगर। इस प्रकार जब कोई वस्तु अपने ही भार के कारण धंस जाती है तब उसे समानता अचल संपत्ति नहीं कहा जा सकती। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो इस वीडियो में बताया है आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके और आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।